हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी स्पेशल के लिए तीसरा क्लास है। तो यदि आप आगामी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट या अन्य कोई एग्ज़ाम जैसे वीपीओ जिसमें यूपी स्पेशल आते हैं, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, यूपीपी, आरओ, आरओ, यूपीपीसीएस, है ना। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेशन बहुत डीप में बनाया जा रहा है, जैसे आजकल आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो तीसरा क्लास है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबको थोड़ा सा जानकारी बता दें कि यदि आप यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स चाहते हैं तो आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे, तो वहाँ पर नंबर होगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम सब देखेंगे बहुत 2-3 टॉपिक। इसमें से पहला टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है पेपर में। ठीक है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है बौद्ध धर्म, की जड़ें उत्तर प्रदेश में गहरी है। गौतम बुद्ध जी का जो अधिकांश तपस्वी जीवन है उत्तर प्रदेश में ही बीता है। ठीक है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को ही बोला जाता है बौद्ध धर्म का पालना। किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश को। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल कौन कौन सा है, उसके सब्जेक्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उठाते वाराणसी को, है ना। तो बोध गया, बिहार में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ गए। मतलब जब बुद्ध जी ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किए थे? बोध गया। और बोध गया कहाँ पर? बिहार राज्य में। और जब यहाँ पर बोध गया से बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो कहाँ पर आए थे? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है? बनारस में। ठीक है। बुद्ध ने धम्म के चक्र को गति देने के लिए वाराणसी के पास सारनाथ में 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश दिया और ऐसे धर्म की नींव रखी जो केवल भारत में नहीं बल्कि चीन और जापान जैसे सुदूर देशों में भी फैल गया। मतलब जब बुद्ध जी ने सारनाथ में आए, ठीक है, तो यहाँ पर अपने ये 5 याद कर लेना, 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया था। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में ही। ठीक है। तो कितने भिक्षुक दिए थे? 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश। अब देखिए, इसको क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त पुत्र पहला उपदेश है। यही पहला उपदेश था। ठीक है। याद कर लेना कि पहला उपदेश क्या दिए थे। सारनाथ में स्थित धार्मिक स्तूप को वह पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ सबसे पहले बौद्ध धर्म की आवाज़ सुनी गई थी। तो कहाँ? सारनाथ धार्मिक स्तूप के पास। ठीक है। तो इतनी सारी बातें बौद्ध धर्म से संबंधित, वाराणसी से संबंधित आप सब याद कर लीजिए। अगला देखिए, श्रावस्ती भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपने मठवासी जीवन के दौरान अधिकतम समय लगभग 25 वर्ष श्रावस्ती, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। आप सबको 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं, और 8 महाजनपद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकता था सब बताया गया, दूसरे वाली वीडियो में आप सब देख सकते हैं। ठीक है। तो बुद्ध ने 19 वर्षा ऋतु जेतवन मठ और 6 वर्षा ऋतु पब्बाराम मठ, दोनों कहाँ है? श्रावस्ती में बिताए। तो सबसे ज़्यादा जो उपदेश बुद्ध जी ने दिए थे, कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है। और बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर भी बिताया था बुद्ध ने। देखिए, 19 साल 6 साल, लगभग कितने साल यहाँ पर व्यतीत किए थे? 25 साल। आगे क्या है इसके, इसी के बारे में ही। ठीक है। देखिए, बुद्ध ने सबसे अधिक प्रवचन भी श्रावस्ती में दिए। प्रवचन मतलब अपना उपदेश सबसे ज़्यादा कहाँ दिए? श्रावस्ती में। श्रावस्ती की पहचान राप्ती नदी के तट पर स्थित साहेत माहेत के अवशेषों से की गई। यह प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी थी और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र है, क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध ने तीर्थिका विधर्मियों को भ्रमित करने के लिए अपने सबसे बड़े चमत्कार किए थे। इन चमत्कारों में बुद्ध द्वारा अपनी कई छवियां बनाना शामिल है, जो बौद्ध कला का एक पसंदीदा भी विषय है। ठीक है। तो इतनी सारी बातें। तो श्रावस्ती राप्ती नदी के तट पर है ना, यहीं पर क्या? साहित्य महत है, तो कई बार पूछा गया। ये सब जो पॉइंट है ना, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने आप कई क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो जाएगा।
और इसके बाद आप सब कोई भी टेस्ट यूपी जीके का दीजिए करंट को छोड़कर, आप सबका अच्छा नंबर स्कोर होगा। अगला देखिए कुशीनगर बौद्ध, अच्छा एक होता है बौद्ध सर्किट, कुछ सर्किट है ना जो 12-13 सर्किट है, सर्किट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ऐसे आप पढ़ेंगे ना तो सर्किट भी आप सबको याद हो जाएगा। कुशीनगर, देखिए कुशीनगर से संबंधित बातें, कहा जाता है कि बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त, महापरिनिर्वाण मतलब यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। रामाभर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में स्थित। ये भी कई बार पूछा गया कि रामाभर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में। इसे बुद्ध की राख के एक हिस्से पर बनाया गया था जहाँ प्राचीन मल्ल लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। रामाभर स्तूप 49 फीट लंबा है, ये याद कर लीजिए डाटा, क्योंकि पूछा जाता है ना। और रूमी दरवाजे की ऊंचाई अगर पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है आयोग, ठीक है। तो रामाभर स्तूप की कितना मीटर लंबा है? 49 मीटर। अब एक बड़ा ईंट का टीला है, यहीं पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आगे देखेंगे जैन धर्म, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का पुराना संबंध है ना। तो सबसे पहला लेते हैं अयोध्या। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या क्रमशः दूसरे, चौथे, पाँचवें और 14वें तीर्थंकर अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ का जन्म स्थान। तो यहाँ पर 5 जैनियाँ अयोध्या से संबंधित है, याद कर लेना। ये नाम पूछा जाता है कि इनमें से किनका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था। अगला है काशी, जिसको बनारस बोलते हैं, ये भी जैन धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म 1872 ईसा पूर्व में बनारस, अब वाराणसी में हुआ था। तो बनारस में 23वें जो जैन तीर्थंकर थे उनका जन्म हुआ था पार्श्वनाथ का। काशी तीसरे और 7वें, 8वें और 11वें तीर्थंकर का जन्म स्थान है। और किसका किसका है? तीसरा, 7वां, 11वें, जो कि क्रमशः सुपर्णनाथ, चंद्रप्रभा और श्रेयसनाथ, ये सब संबंधित था। श्रावस्ती भी जैन धर्म से संबंधित है, जैसे बौद्ध धर्म से था वैसे जैन धर्म से। श्रावस्ती संभवनाथ जो तीसरे तीर्थंकर थे, उनका जन्म स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो संभवनाथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में। तो इतनी सारी बातें देखिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म से पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ये आप सबको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मगध साम्राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो यह दक्षिण बिहार में स्थित एक प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, ठीक है। साम्राज्य ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो मगध साम्राज्य था ना, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति मगध में हुई थी, तो आगे इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पूर्व मौर्य राजवंश, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप सबको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, एक तरफ लिखा है राजवंश, एक तरफ लिखा है उससे संबंधित तथ्य, ठीक है। तो पहला राजवंश क्या? हर्षक राजवंश। समय क्या है? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इसका कालक्रम की बात करें, बिंबिसार, फिर उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, ठीक है। तो बिंबिसार का समय 544 से 492। तो हर्यक वंश का संस्थापक भी था, कौन था? बिंबिसार था, ठीक है। और बिंबिसार को श्रेणिका और सेनिया भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसको बोला जाता है बिंबिसार को। वह हर्यक वंश का संस्थापक था, कौन? बिंबिसार। उन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत किया। ये भी पूछा जाता है कि किसने वैवाहिक संबंध से अपनी स्थिति मजबूत किया। अच्छा, वैवाहिक संबंध का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ का एक राजा है, ठीक है, और यहाँ का एक राजा, इसके किसी घर से शादी कर लिया। जब शादी ब्याह कर लेगा तो जायज़ बात उसका क्षेत्र उसके संपर्क में आ जाता है ना। बहुत लोग तो पहले जो दान भी दे देते थे, तो इस तरह से मतलब वर्चस्व बढ़ता था। पहला वैवाहिक जो गठबंधन किया था कौशल राजा के परिवार के साथ किया था, ठीक है, किसने? बिंबिसार।
तो पहला विवाह किसके साथ किया था? कौशल राजा के परिवार के साथ। उन्होंने प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से विवाह किया था, बिंबिसार, और उन्हें दहेज के रूप में काशी क्षेत्र दे दिया था। तो जाहिर सी बात है, शादी विवाह करेगा तो दहेज भी मिलेगा। तो देखिए, दहेज के रूप में क्षेत्र दे दिया। कौन सा क्षेत्र? काशी क्षेत्र। ठीक है। और काशी से उन्हें राजस्व मदद मिली। जाहिर सी बात है, अगर क्षेत्र देगा तो वहाँ से पैसा भी मिलेगा, राजस्व भी मिलेगा। ठीक है। तो ये सब बातें याद आप सबको करना है। तो पहला विवाह यहाँ से किया, काशी वाला कौशल जनपद से। और दूसरा विवाह कहाँ से किया था, ये भी देख लेते हैं हम। दूसरा जो वैवाहिक संबंध गठबंधन किया था, उन्होंने वैशाली के लिच्छवी परिवार की राजकुमारी चेलना से विवाह किया। देखिए, एक तो कौशल वाला और दूसरा कहाँ से? लिच्छवी परिवार की राजधानी चेलना से, वैशाली के। और तीसरा शादी भी किया था उन्होंने मध्य पंजाब, कहाँ है? मद्रा के शाही घराने में खेमा से शादी किया था। इसकी तीसरी बीवी कौन थी? खेमा। वे वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। ठीक है, मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के समकालीन माना जाता है। ठीक है, कौन? बिंबिसार। तो इतने सारी बातें जो बता रहे हैं आप सबको याद कर लेना। आगे क्या है? ठीक है, आगे क्या है कि उन्होंने अपने शाही चिकित्सक जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। ये आप सबसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जीवक क्या था? एक चिकित्सक था। और कहाँ भेजा गया था? किसके दरबार में? राजा अवंती कौन थे? प्रद्योत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था। तो जीवक कहाँ गया था? उज्जैन। ठीक है। नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले पहले भारतीय राजा के रूप में पहचाने गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले राजा यही था। आगे बात करें अजात शत्रु की। ठीक है, तो अजात शत्रु का समय काल कितना था? 492 से और 460 ईसा पूर्व। कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। तो अजात शत्रु को और किस नाम से जाना जाता है? कुनिक। उसने अपने पिता की हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठा। इसका पिता कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किया, उसके बाद गद्दी पर बैठ गया। वह अपनी सैन्य विजयों के लिए जाना जाता है। ये आप सबसे पूछा जाता है, कौन अपनी सैन्य विजय के लिए जाना जाता है? अजात शत्रु। उन्होंने गंगा नदी के तट पर पाटली नामक गांव में राजगृह का किला और एक निगरानी किला बनवाया था। तो कहाँ बनवाया था? पाटली। राजगिरी का किला कौन बनवाया था? अजातशत्रु। उनके शासनकाल के दौरान राजगिरी में पहला बौद्ध संगीत बुलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। तो किसके समय पहला बौद्ध संगीत बुलाया गया था? अजातशत्रु के समय में। ठीक है, आगे बात करें कौन सा राजा? उदयन। उदयन का इसके बाद आता है, अजातशत्रु के बाद उदयन, 460 से लेकर 440। उन्होंने सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। तो ये पूछा जाता है पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखा था? तो आप बताएंगे उदयन ने। उसने अपनी राजधानी राजगिरी से कहाँ स्थानांतरित किया था? पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ये भी पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र शहर की नींव यही रखा था, उदयन रखा था, इसीलिए अपनी राजधानी कहाँ बना दिया? फिर पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला वंश की बात करें कौन सा है? शिशुनाग वंश। इसके बाद आता है कौन सा? शिशुनाग वंश। ठीक है, 412 से 434। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग इस वंश का स्थापना किया था। शिशुनाग वंश नाम से भी देखिए मिलता जुलता है। कालाशोक अपने पिता शिशुनाग के उत्तराधिकारी बना। तो कालाशोक किसका उत्तराधिकारी बना था? शिशुनाग वंश का। ठीक है, उसने उनके शासनकाल के दौरान द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 में। कहाँ हुआ था? वैशाली में बुलाई गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कालाशोक के समय में बुलाया गया था। कौन सा? दूसरा बौद्ध संगीति। कब? 443 में। शिशुनाग राजवंश को महापद्मानंदों ने उखाड़ फेंका। मतलब शिशुनाग वंश को जो समाप्त किए थे कौन किए थे? महापद्मानंदों ने। ठीक है,
यहाँ देखिए दो बात है, काल अशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था और कहाँ हुआ था, वैशाली, ये पूछा जाता है। तीसरा बात करें, तीसरा कालक्रम कौन है, नंदवंश, क्योंकि जो नागवंश का, शिशु नागवंश का जो उखाड़ फेंका था महापद्मानंद था, इसके बाद नंदवंश शुरू होता है, कब से, 344 से 323। इसके संस्थापक महापद्मानंद ने सर्वछत्रांतक और उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए सर्वछत्रांतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला, और उग्रसेन का अर्थ होता है कि विशाल सेना का स्वामी, उग्रसेन। ठीक है, महापद्मानंद को बोला जाता है। पुराण महापद्मानंद को एराट या एकमात्र सम्राट कहा जाता है। अंतिम नंद शासक कौन था, घनानंद था। ऐसा जो पॉइंट लिखा है सब पॉइंट आप सबको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अंतिम नंदवंश कौन था, घनानंद। और उसके शासनकाल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके, घनानंद के समय में। ग्रीक ग्रंथों में उसकी पहचान एग्रमस या सेंड्रोमस से हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंदवंश का विनाश कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के साथ मिलकर नंदवंश का अंत किया। और फिर नंदवंश के बाद कौन से वंश की स्थापना हुआ, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का स्थापना आप कह सकते हैं कौन किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके हेल्प से, कौटिल्य के हेल्प से। अब इसके बाद देखते हैं मौर्य काल। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंदवंश को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया। पहला ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक, जिसे अशोक महान के नाम से जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट था। ठीक है, तो अशोक किस वंश से भी संबंधित है, मौर्य वंश से, लेकिन मौर्य वंश से संबंधित है। और कौन सा ये शासक था, तीसरे नंबर का। अशोक के शिलालेखों में कहा गया कि उसने एक क्रूर युद्ध के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया, और युद्ध के कारण हुए विनाश ने उसे हिंसा पर पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया। बाद में अशोक ने खुद को धम्म या धार्मिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया, जो शिलालेखों का मुख्य विषय था। मतलब जब अशोक ने कलिंग का विजय प्राप्त हुआ, बहुत सारा खून खराबा देखा, ठीक है, तो उसी के बाद इसका मूड घूम गया और इसने धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक के शिलालेखों से पता चलता कि कलिंग युद्ध के कुछ वर्षों बाद वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया। ठीक है, और उसने कई स्तूप, विहार, स्तंभ, ये सब का निर्माण भी करवाया था। कौन, अशोक। सम्राट अशोक ने उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध स्तंभ अशोक की सिंह राजधानी कहाँ बनवाया था, सारनाथ में। जो अशोक चक्र आप सब देखते हैं ना, अशोक वाला, वो कहाँ बना, सारनाथ। अशोक ने सारनाथ में कई सुंदर स्तूप और मठ भी बनवाए थे। कहा जाता है कि धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में बनवाया था। ये भी पूछा जाता है कि धर्मराज का स्तूप कौन बनाया था, तो अशोक। टोपरा और मेरठ के अशोक शिलालेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली स्थानांतरित किया। और टोपरा और मेरठ वाला कहाँ पर है, दिल्ली में। और कौन ले गया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये सब बातें आप सबको एकदम याद होना चाहिए। अब देखते हैं एक तरह अशोक का शिलालेख और उससे प्रसिद्ध स्थान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक है शिलालेख। शिलालेख कहाँ से मिला हुआ है अशोक का, तो एक मेरठ से मिला है ना, जो कि ये भी कहाँ चला गया, दिल्ली, है ना, फिरोज शाह तुगलक ले गया। स्तंभ लेख और विच्छेद लेख, ये सब कहाँ से मिला है, सारनाथ में। स्तंभ शिलालेख, ठीक है, इतना से इतना। रानी का शिलालेख और विच्छेद शिलालेख, ये सब कहाँ है, प्रयागराज में। प्रारंभिक रूप से कहाँ था, कौशाम्बी में था, फिर इसको कहाँ ले गया, प्रयागराज में। अशोक ने संघ के सदस्यों में
रैंकों में विभाजन पैदा करने से परहेज करने लगे को कहा। ठीक है। और मुगल सम्राट जहांगीर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित, मतलब कौशाम्बी से इलाहाबाद में कौन लाया था? जहांगीर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अशोक का जो शिलालेख था जो कौशाम्बी में था उसको इलाहाबाद के किले में कौन ले गया था? जहांगीर। एक था लघु शिलालेख, कहाँ मिला? कौशाम्बी में। और दूसरा लघु शिलालेख कहाँ पर मिला? मिर्जापुर के पास अहरौला में भी मिला है। और हाथी राजधानी ये कहाँ है? संकीसा या फर्रुखाबाद में, अशोक का। और एक शिलालेख मिला टोपरा वाला, जो कि कहाँ है? खिजराबाद, सहारनपुर। ठीक है, ये सब बातें देखिए, यहाँ से ही पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अशोक का कहाँ कहाँ से शिलालेख मिला है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है मौर्योत्तर काल। ठीक है, एक तरफ दिया राजवंश और एक तरफ दिया उससे संबंधित बातें। मौर्योत्तर काल की बात करें तो सबसे पहला था शुंग वंश, 185 से 73 ईसा पूर्व। ठीक है, तो शुंग वंश की हम बात करें, इसकी जो राजधानी थी विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। वह ब्राह्मणवाद का कट्टर अनुयायी था। ठीक है, उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग की बात कर रहा है। कितना करवाया था? 2। और ये पुष्यमित्र जो शुंग था ना, ब्राह्मणवाद का अनुयायी था। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि दोनों यज्ञों के पुरोहित थे। तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, और दोनों यज्ञों के पुरोहित कौन बने थे? पतंजलि। बौद्ध स्रोत के अनुसार उन्हें बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के रूप में भी संदर्भित करते हैं। हालांकि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि उन्होंने बौद्ध कला को संरक्षण दिया था। उनके शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश के भरहुत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनवाया गया था। ठीक है, तो भरहुत का बौद्ध स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। सांची स्तूप की बेहतरीन प्रवेश द्वारा रेलिंग का निर्माण शुंग के शासनकाल के दौरान हुआ है ना। जो सांची का स्तूप है, जो रेलिंग का काम हुआ, किसके समय हुआ? शुंगों के समय में। उनका उत्तराधिकारी जो हुआ था उसका पुत्र हुआ था अग्निमित्र हुआ था। ठीक है, जो कालिदास के मालविकाग्निमित्र का नायक था। ठीक है, और इसकी रचना कौन किए थे? कालिदास, ये भी याद कर लीजिए। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। तो शिशु वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। ये सब बातें आप सब को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला आता है कर्ण वंश, 73 से उसको 28 ईसा पूर्व। तो वासुदेव कर्ण ने कर्ण वंश की स्थापना किया था। इतनी सारी बातें आप सब केवल एक ही बातें याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है सातवाहन वंश, 60 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व। इसे आंध्र भी कहा जाता है। तो सातवाहन वंश को क्या बोला जाता है? आंध्र। इसके संस्थापक की बात करें तो सातवाहन वंश की स्थापना कौन किया था? सिमुक ने किया था। इसके तीसरे राजा श्री सातकर्णी थे, जिन्होंने पश्चिमी मालवा और बरार पर विजय प्राप्त किया। इस वंश का 17वां राजा हाल था। कौन था? हाल। वह अपनी पुस्तक गाथा सप्तती के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसे सत्ता सही भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं कि गौतमी पुत्र सतकर्णी का समय कब से कब तक? 106 से 130। इस वंश का सबसे महान शासक था। नासिक और नांदेड़ शिलालेख गौतमी पुत्र सतकर्णी के शासनकाल पर प्रकाश डालते हैं। तो ये याद कर लेना, नासिक और नांदेड़ शिलालेख। और पुलम वी चतुर्थ एक क्या था? सातवाहन का अंतिम शासक। कौन? पुलम वी चतुर्थ। और तीसरे शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों पर इक्ष्वाकुओं ने सफलता प्राप्त किया। तो सातवाहनों पर कौन सफलता प्राप्त किया था? इक्ष्वाकु। और भूमि अनुदान, उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्धों को राजकोषीय और प्रशासनिक छूट के साथ भूमि दान करने की प्रथा शुरू किया, जिससे अंततः उनका अधिकार कमजोर हो गया।
तो देखिए इन्होंने कौन से परंपरा को शुरू किया था, भूमि अनुदान, ठीक है। कौन किसको, ब्राह्मणों को देते थे और बौद्ध भिक्षुओं को। सातवाहनों का सबसे बड़ा बंदरगाह पश्चिमी दक्कन पर कल्याणी था, याद कर लीजिए। तो सातवाहनों का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था, कल्याणी। पूर्वी तट पर गंडक, सेला और गंजाम अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। तो किसके समय के बंदरगाह थे, सातवाहनों के समय में, ठीक है। आगे क्या है देखिए, अगला पॉइंट है कि सातवाहनों ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। तो सातवाहन भी बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को भी संरक्षित किया था। आगे क्या, कलिंग का चेद राजवंश। इस राजवंश का इतिहास इस राजवंश के तीसरे शासक खारवेल के हाथी गुम्बद शिलालेख से ज्ञात होता है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, तो आप बताएंगे जैन धर्म। उसने उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था, खारवेल ने। आगे देखते हैं गुप्त काल, ठीक है, चौथी से छठी शताब्दी। इसका समय काल याद कर लेना, चौथी से छठे पूछा जाता है, पेपर में पूछा गया। इसका जो ड्यूरेशन है, काल है। ऐसा प्रतीत होता कि प्रयागराज में सत्ता का केंद्र होने के साथ उत्तर प्रदेश उनके संचालन का आधार रहा, ठीक है। और गुप्तों ने अनुगंगा, जिसको बोलते मध्य गंगा बेसिन, उसके बाद मगध, साकेत, साकेत मतलब अयोध्या का जो क्षेत्र है, ठीक है, और प्रयागराज, आधुनिक प्रयागराज पर अपना शासन स्थापित किया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख और महरौली लौह स्तंभ शिलालेख जैसे शिलालेखों में गुप्तों के शासन काल की उपलब्धियां का उल्लेख है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को महाराजा के रूप में वर्णित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किस स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को महाराजा के रूप में वर्णित किया गया, तो आप बताएंगे इलाहाबाद। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा था। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। उसने मगध, साकेत, प्रयागराज पर गुप्त वंश का अधिकार प्राप्त किया था। विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल या कह सकते स्वर्ण युग कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट है, किसके समय की बात हो रहा है, जो गुप्त काल की। गुप्त काल को क्या बोला जाता है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, पूछा गया पेपर में, ठीक है। और श्री गुप्त से शुरू होकर गुप्त साम्राज्य स्कंद गुप्त के शासनकाल तक 200 वर्षों में अपने शिखर पर पहुंच गया, और जिसके बाद गुप्त वंश कमजोर शासकों ने शासन किया और अंततः साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। धीरे धीरे तो जायज पतन होगा ही। गंगा क्षेत्र में गुप्त वंश के बाद मौखरी वंश और पुष्पभूति वंश का उभर कर सामने आया, और पश्चिमी क्षेत्र में गुप्त वंश के उत्तराधिकारी गुर्जर और प्रतिहार थे, ठीक है। ये देखिए जो आप सब पेट देंगे ना, पेट पेपर में ये सब पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। आगे क्या, दशावतार मंदिर कहाँ, देवगढ़ में, ललितपुर में, ठीक है। और भीतरगांव मंदिर कहाँ, कानपुर देहात में। इनका निर्माण गुप्त वंश के दौरान हुआ था, ठीक है। बहुत, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे देख लेते, उत्तर प्रदेश में गुप्त काल के शिलालेख, एक तरफ लिखा शिलालेख, एक तरफ लिखा उससे संबंधित बातें। एक है विलसाड़ शिलालेख, जो कि कहाँ है, एटा जिले में। ये भी पूछा जाता है। गुप्त राजा कुमार गुप्त प्रथम का पुराना अभिलेख है। तो बिलसाड़ शिलालेख जो एटा जिले में है, किस राजा से संबंधित है, कुमार गुप्त प्रथम। एक पूछा जाता गढ़वा पाषाण शिलालेख, ठीक है। आप सबसे ऐसे खाली क्वेश्चन पूछा कि गढ़वा शिलालेख कहाँ पाया जाता है, प्रयागराज जिले में। और एक इससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का शिलालेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ध्यान दीजिएगा। ये भी पूछा जाता है भीतरी शिलालेख, एक कहाँ पर, गाजीपुर जिले में। एक इससे संबंधित है, स्कंद गुप्त के शासनकाल का वर्णन करता है। ये सब देखिए, सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
आगे क्या है, मथुरा का शिलालेख, ये भी इम्पोर्टेंट है। किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का क्षतिग्रस्त शिलालेख है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। एक एक करमडंडा शिलालेख जो कि फैजाबाद जिला में है, ठीक है, अयोध्या में आप कह सकते हैं। अब यह एक लिंग पर उत्कीर्ण है जो पत्थर से बना है, और फैजाबाद जिसे आप अयोध्या बोलते हैं जिले के भैराधी दीन में पाया गया था, और एक कुमार गुप्त के शासनकाल का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अयोध्या में जो शिलालेख पाया गया ना, किसके समय का है, कुमार गुप्त। एक है मान कुंवर शिलालेख, एक कहाँ है, प्रयागराज जिले में, ये भी किससे संबंधित है, कुमार गुप्त के शासनकाल से। तो दोस्तों ये पूछा जाता है, ये आप सबसे, अभी तो जो आपका छोटा छोटा एग्जाम था ना, ये ऐसे खाली एक लाइनर में पूछे कि भीतरी शिलालेख कहाँ पर, तो गाजीपुर। लेकिन आजकल एक ऐसे पूछ रहा है, ऐसे दे देगा और उसका लोकेशन दे देगा, आप सबको मैच करना पड़ेगा, इसलिए सब आप सबको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जमाना बहुत दूर चला गया जब आसान क्वेश्चन आयोग पूछता था। ठीक है, जब आयोग आसान क्वेश्चन पूछता था तो सब लोग क्या चिल्लाते थे कि आयोग पेपर नहीं बना पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, उसको पेपर नहीं बना पाता। ठीक है, अब पेपर बना रहा है, अब सब टीचर की हालत ख़राब है और स्टूडेंट का तो ऑलरेडी होगा ही। ठीक है, तो कुल मिला के आप सब ज़्यादा डी में पढ़ने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए, हर्षवर्धन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है पेपर में। ठीक है, पुष्पभूति राजवंश या वर्धन राजवंश गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सामने आया, तो किसके बाद सामने आता, गुप्तों के बाद। पुष्पभूति वर्धन वंश का जो संस्थापक, पुष्पभूति जो था ना, वर्धन वंश का संस्थापक था, ये याद कर लीजिए, पुष्पभूति वर्धन वंश। ठीक है, जैसे हर्षवर्धन था ना, हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो ये जो हर्षवर्धन है ना, वर्धन साम्राज्य का अंतिम, और वर्धन साम्राज्य का स्थापना कौन किया था, पुष्पभूति, जो इस्लामी आक्रमण से पहले प्राचीन भारत का अंतिम महान साम्राज्य था। और हर्षवर्धन ने अधिकांश उत्तरी भारत को एकत्रित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन का जो क्षेत्र सीमा कहाँ है, तो दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी ऐसे दे देगा, तो कहाँ पर आप लगाएंगे, उत्तरी भारत। और अपनी राजधानी कान्यकुब्ज, जिसे क्या बोला जाता है, कन्नौज है ना, जो इत्र नगरी जिसे बोला जाता है, उसको बनाया था, से 4 दशकों तक शासन किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय तक शासन किया था। यह मुख्य स्थान था जहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, और यहाँ पर किस संघर्ष है, त्रिपक्षीय। हर्ष के साम्राज्य से भारत में सामंतवाद की शुरुआत हुआ, और भूमि गांव को दी गई, जिससे स्थानीय जमींदार शक्तिशाली हो गए। ठीक है, क्योंकि इसके समय भूमि दे दिया गया था, भूमि दी जाता था, जो लोकल जमींदार होते थे वो पावरफुल हो गए धीरे धीरे। और हर्ष की मृत्यु कब हुआ था, 647 ईसा पूर्व। क्योंकि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उनका साम्राज्य समाप्त हो गया और तेजी से छोटे छोटे राज्यों में विघटित हो गया। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रहा, हर्षवर्धन की। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश मध्यकालीन इतिहास। अब मध्यकालीन देखते हैं ना, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, यहाँ से क्वेश्चन बनता है त्रिपक्षीय से। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक, एक मिनट, क्या है, देखिए प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कन्नौज को स्थिति और अधिकार का प्रतीक माना जाता था। कन्नौज हर्षवर्धन के साम्राज्य की पूर्व की राजधानी थी और इसका नियंत्रण उत्तरी भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, इसलिए कन्नौज क्या था, बहुत इम्पोर्टेंट था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे। ये पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे, पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पालों ने भारत के पूर्वी क्षेत्र, जो कि बंगाल वाला क्षेत्र पर शासन किया, और प्रतिहारों ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर, जैसे अवंती, जालौन, इन सब क्षेत्रों पर शासन किया।
और राष्ट्रकूटों ने दक्कन के क्षेत्र पर शासन किया। तो तीनों के मध्य यही संघर्ष हुआ था। तो ये आप सबको लोकेशन याद होना चाहिए। तो पाल ने कहा पूर्वी बंगाल वाला एरिया, और प्रतिहार ने पश्चिमी क्षेत्र पर, और राष्ट्रकूट ने दक्कन का दक्षिणी वाला क्षेत्र पर शासन किया। मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे तीनों का संघर्ष हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। आगे क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष 2 शताब्दियों तक चला और अंततः राजपूत प्रतिहार सम्राट एक था नागभट्ट द्वितीय ने विजय हासिल किया। तो विजय हासिल कौन किया था? नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, आगे देखिए दिल्ली सल्तनत काल, इसी में देखेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। तो कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण करने की योजना बनाई और 1192 ईस्वी में उसने मेरठ और बारां, जो कि आधुनिक में कहा बुलंदशहर, पर कब्जा कर लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर? बुलंदशहर और मेरठ पर अपना मतलब कब्जा कब किया था? 1192 में। ठीक है, और जहाँ से उसने गढ़वाला साम्राज्य के खिलाफ हमला शुरू किया था। सुल्तान मोहम्मद गौरी, है ना, 1194 ईस्वी में भारत आया। उन्होंने यमुना नदी पार की और 2 राजपूतों से कोयल का आधुनिक नाम क्या था? अलीगढ़, एक कई बार पूछा गया है। ठीक है, अलीगढ़ पर कब्जा कर लिया और कन्नौज की ओर आगे बढ़ा। चंदावर का युद्ध, फिरोजाबाद के पास आधुनिक चंदावल एक स्थान है। ठीक है, वहीं बोला जाता है चंदावल। ये युद्ध 1194 ईस्वी में गढ़वाल राजवंश मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। तो पूछा था कब लड़ा गया? 1194। इसमें जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गौरी विजयी रहा। मोहम्मद गौरी के बनारस जाकर 1198 ईसा पूर्व में गढ़वाल की राजधानी कन्नौज पर कब्जा कर लिया और इस अभियान के दौरान बौद्ध शहर सारनाथ को भी लूट लिया था। ठीक है, 1197-98 की बात है। ऐबक ने वर्तमान उत्तर प्रदेश में बदायूं पर कब्जा कर लिया और गढ़वाल की पूर्वी राजधानी वाराणसी पर कब्जा कर लिया और गौरी के नियंत्रण से बाहर हो गया। तो जो गौरी ने पहले इस पर नियंत्रण किया था वाराणसी पर, यहाँ सब, ठीक है, उसके बाद कौन आया? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके हाथ से छीन लिया। ठीक है, आगे देखिए 1202 ईस्वी में ऐबक ने चंदेल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण किले, जो कि बोला जाता है कलिंजर का किला, ये कहाँ है? यूपी के बादा जिले में स्थित है कलिंजर का किला, पर कब्जा कर लिया। तो आप सबसे ये पूछा जा सकता है कि कलिंजर के किले पर 1202 में कौन कब्जा किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया 1206 से 1526 तक। यह क्षेत्र गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश जैसे प्रमुख राजवंशों के नियंत्रण में था। तो कौन कौन से यहाँ वंश उत्तर प्रदेश में वंश ने शासन किया? गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी वंश। ठीक है, अब इन वंशों के बारे में देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुलाम वंश 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत और गुलाम मामलुक राजवंश की स्थापना किया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी का बनाया था लाहौर। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वह दिल्ली पर शासन करने वाला पहला सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, और मिनहाज के अनुसार इल्तुतमिश ने अभियानों की एक श्रृंखला में दिल्ली से बदायूं, अवध, बनारस, शिवालिक पर नियंत्रण का दावा किया था। और बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने। ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन वन लाइनर में, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगले हम बात करें खिलजी वंश का 1290 से 1320।
इसकी स्थापना कौन किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिजली ने। जलालुद्दीन 1291 ईसा पूर्व में अलाउद्दीन जो पूर्ववर्ती जलालुद्दीन के दामाद था को कारा मतलब कहाँ, कौशाम्बी क्षेत्र में स्थित है, का नया गवर्नर नियुक्त किया था। और भिलसा पर एक लाभदायक छापे के बाद 1296 ईसा पूर्व में अवध का राज्यपाल बनाया गया। अमरोहा की लड़ाई, तो अमरोहा यूपी का एक ज़िला है, हाँ, जो ढोलक के लिए भी प्रसिद्ध है, जो मुरादाबाद जिले के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह लड़ाई 1305 में मंगोल आक्रमण के बाद मंगोल सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच लड़ा गया था। ये देखिए आप सबसे पूछा जा सकता है कि अमरोहा की लड़ाई किसके बीच में हुआ था? मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। ये लड़ाई मलिक नायक के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की मजबूत घुड़सवार सेना के मंगोलों को हरा दिया, और इसमें जीत किसकी हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की। अमरोहा की लड़ाई में कौन जीता था? अलाउद्दीन खिलजी। कब हुआ था? 1305 में। और अगले की बात करें तुगलक वंश, तो इसका समय 1320 से 1414, ठीक है। तो गियासुद्दीन तुगलक इस वंश का स्थापना किया, और मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया। फिरोज शाह तुगलक, आगे क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद शहर का निर्माण भी किया, और जिसे तुगलकाबाद के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक वंश के लिए एक सैन्य चौकी और रणनीति के आधार के रूप में काम किया था, ठीक है। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कृषि उत्पादकता के सुधार के लिए पश्चिमी यमुना नहर की स्थापना किया, जिसे ताज नहर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो पूछा जाता है कि पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, और इसको किस नाम से जाना जाता है? ताज नहर, ठीक है। इसके बाद सैयद राजवंश के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कौन किया था? खिलजी खान, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं लोधी वंश, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो लोधी वंश की स्थापना कौन किया था? बहलोल लोधी ने किया था। और बहलोल लोधी के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जौनपुर सल्तनत के सरकी राजवंश की विजय थी। 1446 में उसने अपने बड़े भाई कौन था? बड़े बेटे और तो देखिए, उसने अपने बड़े बेटे, इसका बेटा का नाम क्या था? बारबक, को जौनपुर की गद्दी पर बैठाया। 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा को स्थानांतरित किया। कौन? सिकंदर लोदी, ठीक है। और उन्होंने खेती योग्य भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत किया। ये भी पूछा जाता है, गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने किया? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। भूमि को मापने की इकाई है। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के बाद आगरा की गद्दी पर बैठा, और 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर से हार गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है सरकी वंश, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में क्या योगदान इसका था। इसकी स्थापना 1394 में मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने किया था। उन्होंने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया, और इटावा से लेकर बंगाल और विंध्याचल से लेकर नेपाल तक अपना शासन स्थापित किया। सरकी वंश के शासनकाल के दौरान जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया। तो सिराज हिंद किसके समय में जाना जाता था? सरकी वंश। अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा सरकी वंश के प्रसिद्ध स्मारक हैं। इब्राहिम सरकी ने जौनपुर की अटाला मस्जिद और झज्जरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये सब देखिए, जो लिखा ना, सरकी वंश से क्वेश्चन बनता है यूपी स्पेशल में बहुत ज़्यादा।
और 1559 में मुगल सम्राट अकबर से जौनपुर पर भी कब्जा कर लिया और 1775 में ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। कब? 1775 में। आगे देख लेते उत्तर प्रदेश में सल्तनत काल में बनी वास्तुकला जौनपुर में। तो फिरोज शाह तुगलक मतलब इससे संबंधित था। आगरा कौन से संबंधित था? सिकंदर लोदी, क्योंकि इसका स्थापना भी किया था, है ना। और जौनपुर में जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा, अटाला मस्जिद, झझरी मस्जिद हुसैन शाह सरकी से संबंधित था। और बदायूं की जामा मस्जिद कौन बनवाया था? इल्तुतमिश से। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है सब पॉइंट ही है। अगर आप 1-2 पेपर दिए होंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किए होंगे, तो आप सब जान गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट सेशन है। तो अच्छा दोस्तों, यदि आप सबको थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, तो आप सब अपना स्क्रीन जूम करके इसे मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लीजिएगा क्योंकि ये स्लाइड ही ऐसे ही है। मुगल शासन और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मुगलों के शासन से संबंधित देख लेते हैं। आज इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डे आप सबको मिलेगा उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो बाबर का समय था 1526 से 1530। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की जीत के बाद भारत में मुगलों की स्थापना हुई। ठीक है, तो मुगलों की स्थापना पूछा जाता कि भारत में कब हुआ? इब्राहिम लोदी से जब लड़ा था। आप कह सकते पानीपत की लड़ाई। अगर लड़ाई पूछेगा तो पानीपत की पहली लड़ाई। उन्होंने 4 निर्णायक युद्ध लड़े। कौन? पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेली का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। 4 युद्ध है, चारों का समय याद कर लीजिए, मैच कराने वाले में पूछा जाता है। खानवा का युद्ध 1527 में एक क्या है, आगरा के पास बाबर की तैमूर सेना और राणा सांगा की राजपूत सेना के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। तो खानवा का युद्ध में कौन जीता था? बाबर। और युद्ध के बाद मुगल सत्ता का केंद्र काबुल की बजाय आगरा बन गया था। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। हुमायूं का समय की बात करें 1530 से 40 और 1555 से 66। हुमायूं ने शेर शाह सूरी के साथ 2 युद्ध लड़ा। कौन कौन सा? चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध इसे बोलते हैं 1540। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540। इसके बारे में देख लेते हैं कि हुमायूं की सेना को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा और शेर शाह ने हुमायूं को हरा कर उस उत्तर प्रदेश का शासन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कौन जीता था? शेर शाह सूरी। और किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच। जीता कौन था? शेर शाह सूरी। हारा कौन था? हुमायूं हारा था। हालांकि बाद में हुमायूं फिर से संगठित हुआ और सफाविद साम्राज्य के समर्थन से अपना सिंहासन पुनः प्राप्त करने और 1555 में मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित करने में कायम रहा। मतलब ये हार गया लेकिन फिर इसने जंग किया और फिर जीत गया और फिर अपना साम्राज्य बना लिया था। अकबर के समय की बात करें 1556 से 1605। ये पूछा गया इसका समय। शेर शाह सूरी और उसके पुत्र इस्लाम शाह ने अपनी राजधानी ग्वालियर से उत्तर प्रदेश पर शासन किया। इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद हेमू उत्तर प्रदेश का वास्तविक शासक था या शासक बना। आगे देख लेते हैं। दिल्ली के पुराना किला में उसके राज्याभिषेक के समय उन्हें विक्रमादित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में हेमू की मृत्यु हो गई और उत्तर प्रदेश अकबर के शासन के अधीन हो गया था। अकबर हुमायूं का पुत्र और मुगल वंश का तीसरा सम्राट था। ठीक है, तो अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का, और तीसरा सम्राट भी था। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1569 में अकबर ने शासक रामचंद्र को पराजित करने के बाद कलिंजर
जो कि कहाँ बादा में है, पर कब्जा किया। मतलब अकबर का जो शासनकाल था ना, शासनकाल था या आप कह सकते हैं साम्राज्य था कलिंजर, मतलब बादा वाला जिला था जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। अकबर ने आगरा और उसके 9 स्थापित शहर कौन कौन सा था, फतेहपुर सीकरी से शासन किया। तो अकबर ने अपना शासन कहाँ से किया था, फतेहपुर सीकरी से। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया था, 1571 में सम्राट अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की गई, जो 1571 से 1585 तक उस भूमिका में रहा, है ना। तो अपनी राजधानी कब तक बना था, 71 से 85। जब अकबर ने पंजाब में एक अभियान के कारण इसे छोड़ दिया और बाद में 1610 में इसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया। मतलब इसकी राजधानी कब हटाया था, पंजाब अभियान के बाद। अच्छा, यहाँ पर एक फतेहपुर सीकरी जो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था ना, इसको गुजरात अभियान जब जीता था ना, तब इसका निर्माण करवाया था, जो कि अभी हाल के पेपर में यूपी उत्तर प्रदेश से पूछा गया है। अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को हराया था और इस जीत की याद में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। यही सेम ऐसे पूछा गया था। तो आप सब देख सकते हैं कि ये जितने भी लाइन है, जितने भी पॉइंट है, सब इम्पोर्टेंट है, सब यही से आयो क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है। ठीक है, और जब पेपर में आता है यूपी त्रिपुरा सियाले में, तो बहुत लोग का गलत क्वेश्चन हो गया था। अकबर के नवरत्न में बीरबल, टोडरमल उत्तर प्रदेश थे। तो बीरबल भी था उत्तर प्रदेश और टोडरमल। बीरबल कालपी से थे और जहां मुगल टकसाल और बीरबल के रंग महल के साक्ष्य मिले। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने सिकंदरा, जो कि आगरा शहर के बाहरी इलाके में स्थित है, अपना मकबरा बनवाया। तो अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में, जो कि कहाँ है, आगरा में ही है। ठीक है, जिसे बाद में सम्राट जहांगीर ने 1613 में पूरा करवाया। तो इसका मकबरा को पूरा कौन करवाता, जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसका जो समय की बात करें 1605 से 1627, जहांगीर अकबर का पुत्र था। उन्होंने शाही न्याय वालों के लिए आगरा किले में जंजीर ए अदल, मतलब न्याय की श्रृंखला की स्थापना किया। ये पूछा गया क्वेश्चन है। उन्होंने अकबर का मकबरा और मरियम उज जमानी का मकबरा भी बनवाया, है ना। तो अकबर का मकबरा कौन पूरा करवाया था, जहांगीर ने, और मरियम उज जमानी का मकबरा इसने बनवाया था। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण फतेहपुर सीकरी में जहांगीराबाद महल का निर्माण है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जहांगीराबाद का महल कहाँ है, तो बताएंगे फतेहपुर सीकरी। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भी। तो विलियम हॉकिंस जो अंग्रेज था, व्यापारी था, जहांगीर के समय में पहली बार बाहर था। कब, 1608 में। ठीक है, अब इसके बाद आता है शाहजहां की बात आती है। शाहजहां जहांगीर का तीसरा पुत्र था। ठीक है, उन्होंने मेवाड़ के राजपूतों और दक्कन के लोदियों के खिलाफ सैन्य अभियानों में भाग लिया था और 1631-32 में उसने पुर्तगालियों को हराया और अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया। तो शाहजहां की राजधानी कहाँ था, दिल्ली। उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल, जो इसका मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, की याद में आगरा का ताजमहल बनवाया था। उन्होंने आगरा किले में मोती मस्जिद भी बनवाई। तो आगरा किले में एक मोती मस्जिद है, जिसका निर्माण कौन करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने जुलाई 1600, एक पहले वैसे जुलाई नहीं होता रहा होगा, इतने समय में जुलाई होगा, वैसे भी जुलाई 1658 से जनवरी 1666 में उनकी मृत्यु तक आगरा के किले में कैद कर लिया था। ठीक है, और उसकी पत्नी के बगल में दफनाया गया था ना, कहाँ पर, ताजमहल में। औरंगजेब की बात करें, अब जानते हैं औरंगजेब शाहजहां का बेटा था ना। औरंगजेब छठा मुगल साम्राज्य बादशाह था, मुगल बादशाह छठा था। अप्रैल 1658 में औरंगजेब ने
धर्मत की लड़ाई में सिखों की सहयोगी सेना और मारवाड़ साम्राज्य को हराया था। मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब की निर्णायक जीत ने उसकी संप्रभुता को मजबूत किया। तो आप सबसे पूछा जाता है कि सामूगढ़ की लड़ाई कौन जीता था? औरंगजेब ने। अब इसके बाद देख लेते उत्तर प्रदेश में मुगल काल के दौरान बनी वास्तुकला, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जामा मस्जिद संभल और बाबरी मस्जिद अयोध्या, ठीक है, किसके समय की है? बाबर ने बनवाया था। अब कह सकते बाबर के शासनकाल के दौरान बना, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, इलाहाबाद का किला, आगरा में जहांगीर महल, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, बीरबल महल, जोधाबाई महल, शेख अली चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, ये सब किसके शासनकाल के है? अकबर के। आगरा में इतमाद उद्दौला का मकबरा कौन बनवाया? नूरजहां। अकबर का मकबरा, मरियम उज जमानी का मकबरा अभी आपको ऊपर बताते जहांगीर के समय। आगरा में ताजमहल और मोती मस्जिद का निर्माण कौन बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आता है आधुनिक उत्तर प्रदेश। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आप सबको वीडियो कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।